नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। और चलिए अब बात कर लेते हैं भैया बनाम भाऊ की। दरअसल 2 दशक बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। ये एकजुटता मराठी अस्मिता के नाम पर एक नई लड़ाई के रूप में सामने आई। दोनों भाई जो कभी साथ थे और फिर उनके रास्ते जुदा हो गए थे, अब 20 साल बाद फिर से एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के आरोप पर ठाकरे ब्रदर्स साथ आए और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना भी साधा। अभी दोनों भाइयों की ये यात्रा एक मंच साझा करने से ही शुरू हुई है। एक मंच से एक मत तक पहुंचना भी बाकी है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 5 जुलाई 2025 महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से बेहद खास दिन रहा, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो बीते 20 सालों से एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे, 20 साल बाद पहली मर्तबा एक ही मंच पर नजर आए। वर्ली के ऑडिटोरियम में आयोजित मराठी विजय दिवस रैली में दोनों नेताओं ने जिस तरह एकजुटता दिखाई, उसने न सिर्फ त्रिभाषा नीति के खिलाफ जनभावना को मुखर किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि मराठी मानुष के सवाल पर ठाकरे बंधु अब एक सुर में बोलने को तैयार हैं। इस दौरान मराठी मानुष का बड़ा जनसैलाब वर्ली के डोम ऑडिटोरियम में जुटा। 30,000 से ज्यादा की भीड़ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक मंच पर देखने और उनका भाषण सुनने के लिए आई थी। शिवसेना को तोड़कर राज ठाकरे ने साल 2006 में अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे बनाई थी, लेकिन अब हिंदी विरोध ने ठाकरे ब्रदर्स को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर दोनों भाइयों ने जमकर निशाना साधा। साथ ही एक सुर में ये कहा कि हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर, लेकिन हिंदी नहीं। हळुवारपणाने हे सगळं काही एक 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 करत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। मग एक फेक नरेटिव्ह पसरवायचं, हे उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं। अरे उद्धव ठाकरे एवढं काम करत होता, मग पाडलं कशाला गद्दारी करून? उद्धव ठाकरे ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया। हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातम्या आले सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल, तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। हिंदी के विरोध में दोनों भाई जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, न सिर्फ साथ आए बल्कि तारीफ करते भी नजर आए। उद्धव ने आगे कहा कि राज ठाकरे का काम सभी ने देखा है। राज ठाकरे ने सारे मुद्दे बेहतर तरीके से रखे हैं और सब कुछ, और अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं होती। जो बाबा साहेब नहीं कर सके, वे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हमें एकजुट किया, हम साथ आए हैं, साथ रहने के लिए। बीजेपी अफवाहों की फैक्ट्री है।
मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. कशी नाही मिळत, झुकवलं वाकवलं, गुडघ्यावरती आणलं मराठी माणसानी. आणि मुंबई आपल्या हक्काची, तुम्ही आता जी घोषणा घेतली ना, दिली ना, ती मुंबई आपल्या हक्काची आपण लढून आपण मिळून घेतली. उद्धव राज ठाकरे भी मंच से बीजेपी पर जमकर बरसे। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कह दिया कि आपके पास विधानसभा में सत्ता है, लेकिन हमारे पास सड़कों की सत्ता है। महाराष्ट्र जब एक साथ खड़ा हुआ तो सरकार को ये दिखाई दिया होगा कि जब ये राज्य एकजुट होता है तब क्या होता है। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए सरकार से कई तरह के सवाल भी पूछे। क्या छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती की जाएगी? ये 3 भाषा का फॉर्मूला कहां से आया? किसी और राज्य में ऐसा नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों? क्या हमें हिंदी भाषा वाले राज्यों के लिए अब हिंदी सीखनी पड़ेगी? वैसे तो ये कार्यक्रम शिक्षा के मुद्दे पर था, लेकिन मंच पर राज और उद्धव ठाकरे की एकता का संदेश केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की मौजूदगी में मराठी अस्मिता की बात की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए। ये संकेत साफ है कि आने वाले निकाय चुनाव में दोनों मिलकर उतरने की योजना पर अब काम भी करने लगे हैं। ऐतिहासिक क्षण देखा, 19 साल के बाद दोनों भाई एक साथ हुए हैं। और जैसे राज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए, आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा। जो स्माइल थी दोनों भाई की 20 साल के बाद दिखाई देगी। आप लोग कई जो पुराने शिवसैनिक को रोने लगे, आपने उनका उत्साह देखा है, उन लोगों ने साथ में काम किया है। और 20 साल के बाद जब एक साथ आए हैं तो आपने पूरा हॉल देखा है, हॉल के बाहर जो भीड़ देखी है, जनता का उत्साह दिखा रहा है कितना उनके मन में था कि दोनों भाई फिर से आए। पिछले 2 दशकों में दोनों के रास्ते अलग अलग रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी में लाया, तो राज ठाकरे ने मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हुए आक्रामक हिंदुत्व और मराठी मानुस की राजनीति को धार दी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों को भारी नुकसान पहुंचा। अब ऐसे में विरोधियों से लड़ने के लिए अपनों से समझौता की राजनीति भी शुरू हो सकती है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में 2 संभावनाएं जोरों पर हैं। पहला, उद्धव और राज की पार्टी एक हो जाए और एक ठाकरे एक शिवसेना का नारा दिया जाए। दूसरा, मनसे और शिवसेना उद्धव गुट गठबंधन कर निकाय चुनाव लड़े। यानी साफ है कि राज ठाकरे और उद्धव अगर हिंदी विरोधी मोर्चा के साथ भविष्य में भी साथ आए तो फिर इसे राज्य में मोदी शाह की बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना तोड़कर 2/3 शिवसेना के नेताओं को अपने साथ ले गए, उन्हें भी जवाब देने की कोशिश है। बहुत खुश हूँ, ये ऐतिहासिक क्षण है। देश में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण, खास करके सत्ता पर आने के बाद में जो विभजनकारी विचार उन्होंने हरदम पूरे देश में प्रसारित किए, प्रचारित किए, उसके समर्थन में खड़े रहे। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जाति पाति के लिए खड़े रहे। परिवार तक उन्होंने छोड़ा नहीं, परिवारों में कलह निर्माण कर दिया। तो छोड़ना यही काम प्रक्रिया करते रहे। आज जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है। हालांकि एकता का रास्ता नेतृत्व के सवाल पर टकरा सकता है, क्योंकि दोनों ही ठाकरे परिवार से हैं। लेकिन नेतृत्व शैली और संगठन पर पकड़ में फर्क है और यही वजह है कि दोनों एक परिवार से होते हुए भी बीते 20 सालों से अलग अलग रास्ते पर थे। लेकिन हिंदी से दोनों भाइयों का ऐसा विरोध कि दोनों एक मंच पर सारे वैचारिक और राजनीतिक विरोध को पीछे छोड़ एक साथ नजर आ गए। न्यूज़ इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।
तो देखिए, शिवसेना की नींव ही गैर मराठियों के खिलाफ डाली गई थी। इस दरमियान हिंदी भाषी और दक्षिण भारत के लोग शिवसेना के निशाने पर रहे हैं और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की राह चुनी, लेकिन आज फिर वो भाषा के भंवर में फंस गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो 20 साल तक अलग अलग रास्ते चलते रहे वो एक मंच पर आज आ टिके हैं, आज नजर आ रही हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस साल 16 और 17 अप्रैल को 2 आदेश दिए थे, जिसके तहत हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य भाषा का एक दर्जा दिया गया था, अनिवार्य भाषा बना दिया गया था। सरकार के आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले छात्र तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषा चुन सकते हैं। इसके बाद विरोध हुआ तो फिर 17 जून को संशोधित आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया, जिसमें हिंदी को ऑप्शनल यानी वैकल्पिक बना दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी ENP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन कक्षाओं के लिए 3 भाषा की पॉलिसी यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया गया था। लेकिन जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता और गौरव का कार्ड चलकर विरोध का बिगुल फूंक दिया, तो फिर फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई और आदेश को वापस ले लिया गया। फडणवीस सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी फिलहाल अगर बात की जाए तो हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और फडणवीस सरकार के इसी यू टर्न को ठाकरे ब्रदर्स अपनी विक्ट्री के तौर पर, अपनी विजय के तौर पर पेश कर रहे हैं और दोनों के एक साथ आने की वजह भी कुल मिलाकर यही है। लेकिन याद कीजिए, साल 2006 एक मंच पर थे जब बाला साहेब ठाकरे, उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे परिवार था, विरासत थी, शिवसेना का परचम लहरा रहा था। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की छाया हटते ही रिश्तों में धीरे धीरे दरार पड़ गई। राज ठाकरे को विरासत नहीं मिली तो अपनी राह अलग बना ली और नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे, और उद्धव को मिली शिवसेना की कमान। और तब से ही लेकर अब तक दोनों भाई कभी साथ नजर नहीं आए, लेकिन हिंदी विरोध ने दोनों को साथ आने पर, एक मंच साझा करने पर मजबूर कर दिया। राज और उद्धव ठाकरे के बीच फूट कैसे पड़ी और क्यों दोनों के रास्ते अलग होते चले गए, अब इस पर जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल 2002 तक राज ठाकरे और उद्धव शिवसेना को संभाल रहे थे। 2003 पर आइए, 2003 में महाबालेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ था। बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे से कहा, उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा, मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा? 2005 तक उद्धव पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर दिखने लगा था, उनका प्रभाव नजर आने लगा था। ये बात राज ठाकरे को नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी। 27 नवंबर 2005 का वो दिन जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर चले गए। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का ऐलान किया, इसकी घोषणा कर दी। राज ने मनसे को मराठी मानुष की पार्टी बताया और इसके बाद साल दर साल बीतते गए। दोनों भाइयों के रिश्तों में आई दूरियां भी बढ़ती चली गई। सियासत में कद घटता चला गया, वोट बैंक खिसकता चला गया। लेकिन 2025 में पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि अब मुंबई के वर्ली में विजय रैली यानी विक्ट्री रैली के नाम से कार्यक्रम आयोजित होता है और दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई, महाराष्ट्र, बीजेपी और केंद्र सरकार पर ही निशाना साधते रहे। उद्धव ठाकरे ने मराठी के नाम पर तोड़फोड़ और बवाल की आलोचना नहीं की, बल्कि उसे सही ठहराया और उसे सही ठहराते हुए अगर कोई ज्यादा नाटक करता है तो उसके कान के नीचे जरूर बजाओ। उद्धव ठाकरे उन्होंने भी साफ तौर पर, साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हाँ,
हम गुंडे हैं। उद्धव ने दरअसल ये बयान देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा की आड़ में गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अब हम आपको महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो बयान भी सुनवा देते हैं और उस पर उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातम्या आले सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्या आहेत, भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत, आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये, आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। हालांकि आज बाल ठाकरे तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे और भतीजे हिंदी को लेकर और इस भूरी भाषा को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर कर रहे हैं और खुद को मराठी के सबसे बड़े हितैषी के रूप में दर्शा भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ वही मराठी हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। अरे भाई, उनके मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी है, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुनकर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए है, इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उनमें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे। तो इधर देश में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में केंद्र सरकार जगह दिलाना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसे लेकर सियासत जोरों पर है। तमिलनाडु सरकार ने इसे लागू करने से पहले ही इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। तो भाई अब महाराष्ट्र सरकार को इसे लागू करने का आदेश जारी कर उसे वापस लेना पड़ा। दक्षिण से लेकर पश्चिम तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी सियासत का शिकार हो रही है। आलम यह हो चला है कि महाराष्ट्र में सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी सियासी भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी राज्य दर राज्य सियासत की शिकार क्यों हो रही है। आखिर क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, वो भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। दरअसल त्रिभाषा फॉर्मूला यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी भारत में भाषाई शिक्षा से जुड़ी एक नीति है, जिसे पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP में प्रस्तावित किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षित करना था। राज्य की क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, हिंदी और साथ ही अंग्रेजी इसमें शामिल थे। इसके अलावा दूसरे किसी आधुनिक भारतीय भाषा को भी शामिल करने की सलाह दी गई थी, जैसे गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी और हिंदी राज्यों के लिए कोई और भारतीय भाषा हो। फिलहाल इस फॉर्मूले को 1986 और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जारी रखा गया, लेकिन हर राज्य ने इसे अलग तरीके से अपने अपने राज्यों में सरकारों के द्वारा लागू किया। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी के मुताबिक वो कौन कौन सी होंगी भाषाएं जिसे वैकल्प के तौर पर चुना गया है या विकल्प के तौर पर उसमें रूप दिया गया है। क्या सच में सरकार हिंदी को थोपना चाहती है, जो आरोप महाराष्ट्र में तमिलनाडु में लगाए जाते हैं। दरअसल 3 लैंग्वेज पॉलिसी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो भी आप जान लीजिए, बेहद जरूरी है। पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में ये दूसरे आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये हिंदी या अंग्रेजी होगी। केंद्र सरकार दूसरी भाषा के लिए हिंदी को प्रोत्साहित करती है, लेकिन राज्य अपने अपने हिसाब से दूसरी भाषाओं को चुन सकते हैं। तीसरी भाषा
पहली दो भाषाओं के अलावा कोई आधुनिक भारतीय या फिर विदेशी भाषा हो सकती है। यानी कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति के मुताबिक 3 में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं होने की बात इसमें कही गई है। लेकिन तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये विवाद कहां जाकर थमेगा या रुकेगा, फिलहाल ये बताना बेहद मुश्किल है। तो देखिए, भाषा को लेकर लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी उबाल है वो देखने को मिल रहा है और आज तो इसको लेकर बाकायदा एक रैली भी की गई। इस रैली में कई सारे संकेत देने का प्रयास किया गया, एक बड़ा संदेश। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ही मंच से 2 चेहरों ने, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा।